नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। आज की मोटिवेशन लाइन है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कह देना उन निंदा करने वाले आपके दोस्तों से जिन्होंने कहा है कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा एक दौर आएगा, हमारा एक दौर आएगा। इस मोटिवेशन लाइन के बाद दोस्तों आपसे एक गुजारिश, हमारा जो चैनल है इसको आप इसके कमेंट बॉक्स में आप 1 जनवरी 2021 से किस प्रकार की वीडियो बनाए जाए उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हो। आपको उसी प्रकार की वीडियो मिलेंगे। वीडियो के अंतर्गत कुछ नया चीजें ऐड करनी हो उनके बारे में लिख सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपका कमेंट हमारे लिए एक सारथी की भूमिका निभाएगा। और कमेंट के बाद आपसे यही गुजारिश कि कम से कम एक साथी तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। इससे हमारा परिवार एक बड़ा होगा, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच पाएगा। मैंने एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1947 तक चला था, उसके अंतर्गत 8 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं और आज 90 पार्ट में जुड़ा हूं। जो नवा पार्ट है इसमें मैं बात करने जाऊंगा दोस्तों। एक तो नौसेना विद्रोह है, एक कैबिनेट मिशन, और उसके बाद में अंतरिम सरकार या भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार होता है। इन 3 चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा देना। नौसेना विद्रोह हुआ था दोस्तों। हमने पहले वीडियो विवेल योजना पढ़ी थी। विवेल योजना के कुछ समय बाद जो नौसेना विद्रोह है ये इसके अंतर्गत एमएस खान के इसका आरंभ हुआ था 18 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह है एक तलवार नामक पोत के व्यक्तियों के द्वारा, तलवार नामक पोत एक जहाज था, उसमें जो नौसैनिक सवार थे उन लोगों के द्वारा इसके ऊपर एक आंदोलन चलाया था। नौसेना विद्रोह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी दोस्तों। और नौसेना विद्रोह होने का कारण ये था कि अंग्रेजों ने जो सैनिक थे, भारत के नौसैनिक थे, उनको खाने की व्यवस्था और उनके कुछ खाने पीने इसके अलावा वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करते थे और कहते थे कि याचना करने से तोड़ी खाना मिलेगा। इस प्रकार की चर्चाओं को देखते हुए तलवार नामक जहाज के लोगों ने या पोत के सवार नौ सैनिकों ने 18 फरवरी 1946 को आंदोलन कर दिया। और इसको समाप्त करने के लिए वहां उस समय की अंग्रेज सरकार ने एमएस खान के नेतृत्व में केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया। एमएस खान के नेतृत्व में केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया। इस एमएस खान समिति की सिफारिशों और सरकार के बीच में आपसी समझौते के बाद में 23 फरवरी 1946 को नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रकार ये भी हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ आंदोलन है दोस्तों। इसके बाद की बात करूं, कैबिनेट मिशन दोस्तों, कैबिनेट मिशन आया था भारत में 24 मार्च 1946 को। और कैबिनेट मिशन 3 लोगों का एक मिशन था, जिसमें उस समय का एक अंग्रेज अधिकारी सर स्टेपर्ट करीब से, एक भारत सचिव पैट्रिक लॉरेंस और एक उसके अलावा एबी अलेक्जेंडर, इन 3 लोगों ने मिलकर के इस मिशन में आए थे। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेपर्ट क्रीप्स एंड एबी अलेक्जेंडर, इन तीनों लोगों का जो समूह था, सर स्टेपर्ट क्रीप्स, एबी अलेक्जेंडर एंड सर पैट्रिक लॉरेंस, इन 3 लोगों के संयुक्त मिशन बनाकर अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन नाम से 24 मार्च 1946 को भारत में भेजा था। और इस मिशन के द्वारा भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश करी थी दोस्तों। अखिल भारतीय संघ यानी कि जो बात क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बनेंगे। और फिर उसके बाद में जो वेवेल योजना आई थी, उसमें भारत को 3 भागों में बांटने की जो जल विभाजक रेखा बनाई थी, उसको भी मिटाते हुए फाइनली कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। इस मिशन के द्वारा भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की जाती है। जो अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। और इसका हमारे उस समय के
राष्ट्र हितैषी और राष्ट्र को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने इस कैबिनेट मिशन का स्वागत किया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें किसी भी हालत में अलग पाकिस्तान चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया कैबिनेट मिशन का। मुस्लिम लीग ने जैसे ही 24 मार्च को आता है तो 12 अक्टूबर को वो जून के महीने में इसका विरोध करती है, इससे बाहर हो जाती है, कैबिनेट से मना कर देती है। उसके बाद में जो वेवेल साहब था उन्होंने भारत में चुनावों का ऐलान कर दिया। इसके तहत इसमें यह कहा गया था कि भारत में 389 सीटें होगी और प्रत्येक सीट में 10,000 की जनसंख्या पर एक सीट होगी। 300 निवासी कुल टोटल सीटें होगी। जो भारत की एक संविधान निर्मात्री सभा होगी उसमें 389 सीटें होगी और इन सीटों का निर्धारण तत्कालीन जनसंख्या के हिसाब से किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट होगी। उस सीट के अंतर्गत 292 सीटें देसी रियासतों से थी। देसी रियासतों का मतलब ये था दोस्तों जहां पर राजा रजवाड़ों का टाइम था, राजा रजवाड़े अधिकार कर रखे थे, वो देसी रियासतें कहलाती है। इसके अलावा 93 ब्रिटिश प्रांत थे। 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें 93 सीटें बनाई गई और इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, CS चीफ कमिश्नर सेक्टर थे। यानी कि चीफ कमिश्नर सेक्टरों में बात करें तो एक तो ए यानी अजमेर था, बी यानी बलूचिस्तान था, सी यानी कुर्ग था और डी यानी दिल्ली था। दोस्तों 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ए यानी अजमेर, बी यानी बलूचिस्तान, सी यानी कुर्ग। कुर्ग है कर्नाटक में, बलूचिस्तान है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में और डी यानी दिल्ली जो भारत की कैपिटल है। यानी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो राजस्थान के अंतर्गत 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किया गया था। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और 292 देसी रियासतें मिलाकर 296 सीटें तो ये हो गई और 93 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से थी। इस प्रकार 389 सीटों के लिए इस कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव करने की घोषणा की गई दोस्तों। और इसके बाद में 10 लाख की जनसंख्या का निर्धारण किया गया। अवशिष्ट शक्तियां राज्य को प्रांतों को देने की घोषणा की गई दोस्तों। कैबिनेट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आज अवशिष्ट शक्तियां सेंटर में निहित है। अनुच्छेद 148 के तहत अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ग्रहण करके और भारत के संविधान में अनुच्छेद 248 में रखी गई है दोस्तों। अनुच्छेद 148 में तो भारत का CAG यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल है और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां रखी गई है जिनको हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को देने की बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी, इसमें मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार किया था क्योंकि कैबिनेट मिशन ने भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की थी। लेकिन मुस्लिम लीग कहां मानने वाली थी। मुस्लिम लीग ने, आपको याद होगा, विदित होगा, 12 अगस्त 1946 को तत्कालीन वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेवेल ने भारत में चुनावी तारीखों की घोषणा करी। 12 जुलाई 1946 को जब हमारे देश में संविधान सभा के या जो भारत की पहली कार्यकारिणी या अंतरिम सरकार थी उसके गठन के लिए चुनाव की घोषणा करी। उस वक्त मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। और आपको एक डेट विदित होगी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही या सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसमें सीधे लोगों के साथ वार किए जाते हैं और बंगाल, ओडिशा, बिहार जैसा जो एरिया था और बांग्लादेश जो एरिया था उस समय का बंगाल राज्य, इसमें सबसे ज्यादा झड़पें होती है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त को मुस्लिम लीग करती है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में इलेक्शन होते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन में जो अंतरिम सरकार है उसके लिए 16 मई 1946 को प्रस्ताव पास होता है वेवेल के द्वारा। ब्रिटिश संसद में 16 मई 1946 को प्रस्ताव पास किया जाता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत 40% हिंदुओं के लिए निर्धारित की गई थी, 4% सीट मुसलमानों के लिए और 20% सीट अन्य के लिए, जिसमें सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सबके लिए की गई थी। इसके बाद में जुलाई अगस्त 1946 को भारत में संविधान सभा के लिए इलेक्शन होते हैं दोस्तों। जुलाई अगस्त 1943 को भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है दोस्तों। और इस निर्वाचन के अंतर्गत 292
90 सीटों पर जो निर्वाचन हुआ था, जो कि देसी रियासतों और ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उनको मिलाकर 296 से 208 सीट कांग्रेस को मिलती है, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलती है और 15 सीट अन्य को मिलती है। इसके दौरान जो कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, उस समय कांग्रेस को बहुमत मिलते वक्त मुस्लिम लीग ने सोचा कि ये तो बहुसंख्यक हिंदूवादी देश बनने वाला है। उस वक्त इन्होंने 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने पंडित ने जब 12 अगस्त 1946 को उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा करी, पंडित नेहरू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उस वक्त सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था 12 अगस्त 1946 को। उसी वक्त 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और उसके दौरान हजारों की संख्या में बंगाल में लोग मारे गए। इसके अलावा 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनाया जाता है नेहरू को और इसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। दोस्तों, इसके मंत्रिमंडल के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। संपूर्ण मंत्रिमंडल जो हमें याद करने हैं, जो हमें याद रखना है, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट है, अगले वीडियो में उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लास्ट में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की इसमें सम्मिलित हो जाती है। दोस्तों, पहले मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है, लेकिन फाइनली 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हो जाती है। और सम्मिलित इसलिए हुई थी मुस्लिम लीग कि इसमें इसकी बैठकों में जाकर के वो अलग पाकिस्तान की मांग करेगी और अलग से पाकिस्तान बनवाने के लिए बाध्य करेगी। और अंत में दोस्तों 20 फरवरी 1947 को एंटली ने घोषणा ही कर दी। क्लीमेंट एंटली ने भारत को 1948 तक आजाद करने की घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 को। दोस्तों, इसी फरवरी से पहले जनवरी में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही थी भारत के विभाजन के ऊपर, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था जब क्लीमेंट एटली की जो घोषणा थी, यह 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा आती है। और इसी घोषणा के तहत 3 मार्च 1947 को इसी घोषणा में यह कहा गया था एटली के द्वारा कि भारत को 30 जून 1948 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 20 फरवरी 1947 को भारत का अंतिम गवर्नर 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। इसके पहले 3 मार्च 1947 को दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और माउंटबेटन जैसे ही आते हैं तो उनके द्वारा भारत का विभाजन के लिए त्रिसूत्रीय फॉर्मूला माउंटबेटन प्लान 3 जून योजना प्रस्तुत की जाती है। दोस्तों, इसमें एक द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया, 2 राष्ट्र बनेंगे। इसके अलावा कोई भी देशी रियासत स्वतंत्र रह सकती है। लेकिन इन सब बातों का विरोध करते हुए गांधी ने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरे मृत शरीर पर होगा। इसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि आज इस कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है, कांग्रेस के नेताओं ने जो डिसीजन लिया है भारत विभाजन का, उस डिसीजन के बारे में यह कहा था अब्दुल कलाम आजाद ने कि आज जो जितनी बड़ी भूल या गलती करी है उसको ये देश और ये इतिहास कभी नहीं माफ करेगा। इसके अलावा कुछ और लोगों ने कहा था, जिन्ना ने कहा था हमें किसी भी हालत में पाकिस्तान बनाना है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने कुछ बातें कही थी जो हमारे इतिहास में पन्नों में लिख कर रह गई दोस्तों। लेकिन फाइनली 15 अगस्त 1947 14 अगस्त की आधी रात को भारत को आजाद कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जो उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली साहब थे, उनके द्वारा भारत के आजादी की घोषणा कर देते हैं। और 14 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिलती है दोस्तों, लेकिन आधी अधूरी आजादी मिलती है। उस आजादी के दौरान भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा देते हैं। भारत अधिराज्य का जो भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को घोषित कर दिया जाता है। जबकि 1955 तक पाकिस्तान अंग्रेजों के अधिराज्य या डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत यही कार्य करता है और वहां का गवर्नर जनरल जिन्ना साहब को घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसी अवधि के दौरान भारत में एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कहता है दोस्तों कि
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहता है कि भारत एक स्वतंत्र देश होगा। भारत और पाकिस्तान जैसे दो देश होंगे। देशी रियासतें कोई भी अपना अलग संविधान बना सकती है, अलग से रह सकती है। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम 1947 ये भी कहता है, अंग्रेज ये भी घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों चाहे तो राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हो सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई जरूरत भी नहीं है। भारत 1948 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था दोस्तों। इसके अलावा पाकिस्तान भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल एक ऐसा देशों का संगठन है जिसमें ब्रिटेन के द्वारा औपनिवेशिक काल में उपनिवेश की स्थापना की गई थी, वो था राष्ट्रमंडल। और उस राष्ट्रमंडल के अंतर्गत हमको पता होगा, विदित होगा कि राष्ट्रमंडल के द्वारा कुछ सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। देशों द्वारा राष्ट्रमंडल गेमों का आयोजन भी किया जाता है। लास्ट जो राष्ट्रमंडल गेम थे वो दोस्तों 2019 में, अगर आपको याद हो तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, और 2022 के बर्मिंघम में होंगे दोस्तों। हर 3 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देशों का एक और उद्देश्य है दोस्तों, जो कि अंग्रेज ये चाहते हैं कि हमने जिन जिन देशों पर हमने जिन जिन देशों ने उपनिवेश स्थापित किए वे देश हमेशा हमारे बने रहे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रमंडल संगठन बनाते हुए फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया दोस्तों। इस प्रकार जो कहानी थी, जो एक छोटी सी कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था भारत की आजादी और उसका इंपोर्टेंट घटनाक्रम, शायद इसमें हमने आजादी तक का सफर तय कर लिया और इसमें जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हो सकता था दोस्तों वह आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इन घटनाओं को एक क्रम में फिरोकर याद करना लाइफ टाइम याद रह सकता है नहीं, और अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो कभी नहीं याद होगा। इसके अलावा अंत में एक वीडियो और आएगा, उसमें अंतरिम सरकार की जो मंत्री होंगे उनके बारे में, और जो थोड़ा बहुत मैटर अगर आपके एग्जाम के हिसाब से छूट गया उसके बारे में आपको एक वीडियो और दिया जाएगा। अंत में ही कहना चाहूंगा दोस्तों, कम से कम एक साथी तक इसको पहुंचाना ताकि अन्य लोगों को फायदा मिल सके। दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला बहुत मुश्किलों से मिलती है और इन चीजों को ग्रहण करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना भी कोई आम बात नहीं है। किसी एक बुक से नहीं मिल सकता है ऐसा मैटर। इसके अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसका संरक्षण जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।